नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 17 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 16 प्रैक्टिस सेट तक देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों, पिछली प्रैक्टिस सेट 16 में हमने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 एक पंक्ति थी, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह जो काव्य पंक्ति थी यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सरोज स्मिथ से लिया गया है। इस रचना को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 51 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। बताइए, पूर्व परंपरा रहा है या फिर युग प्रवृत्ति रहा है या फिर प्रमुख ग्रंथ रहे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आचार्य शुक्ल ने नामकरण का आधार जो है युग प्रवृत्ति के आधार पर किया हुआ है, जबकि इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास, इन्होंने विधेयवादी पद्धति पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? मिश्र बंधु हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्र बंधु। कौन? ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इस्तवारदा लेत रेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन भाषा में लिखा गया था या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था या फिर हिंदी भाषा में लिखा गया था या फिर फ्रेंच भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों, इस पुस्तक के जो रचनाकार थे वह थे गर्ता दातासी। ये कहाँ थे? फ्रांस के थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? भरत मुनि ने किया या फिर पतंजलि ने किया या फिर राजशेखर ने किया या फिर भामा ने किया? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पतंजलि ने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रवरदई को माना है या फिर स्वयंभू को माना है या फिर पुष्पदंत को माना है या फिर सहरपाद को माना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सहरपाद को माना है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सुलेमित है? इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है सुलेमित है? बीसल देव रासो सहरपाद की रचना है या फिर खालिक वारी नरपत नाल की रचना है या फिर भारतेश्वर बाहुबली जो है सालभद्र सूरी की रचना है या फिर दोहा कोश जो है वह अमीर खुसरो की रचना है? इसमें जो सही करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वह सालभद्र सूरी की रचना है। बाकी तीनों जो है वो बाकी सुनिमित नहीं है। जो बीसल देव रासो है इसकी जो रचनाकार है वह है नरपत नाल। कौन है? नरपत नाल है। जबकि खालिक बारी की जो रचनाकार है वह है अमीर खुसरो। जबकि दोहा कोश की जो रचनाकार हैं वह है सहरपाद। बाकी ऑप्शन जो सी सुलेमित, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिलांकित कृत्य है? बताइए, इनमें से कौन सा एक शिलांकित कृत्य है? पाहुर दोहा होगा या फिर राउल बेल होगा या फिर प्राकृतिक पेंगलम होगा या फिर वर्ण रत्नाकर होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउल बेल एक शिलांकित रचना है, जबकि इसके अलावा यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य भी है राउल बेल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे? बताइए, रहीम जो है किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या फिर
भोजराज के। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद जो है वह किसका है, वल्लभाचार्य का है। अद्वैतवाद जो है वह शंकराचार्य का है दोस्तों, यह सुलेमित है, बाकी सभी सुलेमित नहीं है। जबकि विशिष्ट द्वैतवाद जो है वह है रामानुजाचार्य का, और द्वैतवाद जो है वह माधवाचार्य का है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। नाचकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है, लल्लू लाल है या फिर सदल मिश्र हैं या फिर सदा सुखलाल है या फिर इंसा अल्लाह खां है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदल मिश्र। नचकेतोपाख्यान के ग्रंथ की जो रचनाकार है वह है सदल मिश्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कुतुबर के गुरु का क्या नाम था, बताइए कुतुबर के गुरु का क्या नाम था। सैयद अशरफ था या फिर दामो था या फिर मेहदी बुरहान था या फिर शेख बुरहान है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, शेख बुरहान। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, नरहरिदास था, वल्लभाचार्य था, विट्ठलनाथ था या फिर अग्रदास था। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक हैं या फिर लोक निरपेक्ष हैं या फिर आत्मनिष्ठ हैं या फिर जीवन रक्षक हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक निरपेक्ष। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। केशव दास का है, बनारसी दास का है, सेनापति का है या फिर भिखारी दास का है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भिखारी दास। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह घनानंद की नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना घनानंद की नहीं है। इसकलता है, सुजान हित है या फिर वियोग बेली है या फिर रसविलास है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसविलास जो है घनानंद की रचना ना होकर के देव कवि की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर श्याम सुंदर दास का है या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो रामचंद्र शुक्ल ने या बिहारी के संबंध में यह स्टेटमेंट कहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। इनमें से कौन सी एक काव्य कृत प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित्र या फिर रामचरित्र या फिर सुजान चरित्र या फिर सुजान हित प्रबंध। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुजान हित प्रबंध जो है एक काव्य ग्रंथ है जिसकी रचनाकार कौन है, घनानंद है। जबकि तीनों जो रचनाएं जो हैं वह प्रबंध काव्य विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे कौन, शिवाजी, जबकि दूसरे कौन थे, महाराणा प्रताप थे या फिर राणा सांगा थे या फिर छत्रसाल थे या फिर संभाजी थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छत्रसाल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग था या फिर उत्थान का युग था या फिर विस्तार का युग था या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतेंद्र युग के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास हैं या फिर जयशंकर प्रसाद है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है या फिर वृंदावन लाल वर्मा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतेंद्र युग के जो नाटककार है वह है श्रीनिवास दास। इसके अलावा राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि भारतेंद्र युग के नाटककार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने,
हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रंगे राघव ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथिली शरद गुप्त ने मेघनाद वध नाम से माइकल का अनुवाद किया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? अनामिका महादेवी की रचना है, या फिर वीरा पंत की रचना है, या फिर झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर संध्या कांकली निराला की रचना है? तो संध्या कांकली निराला की रचना यह सही है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह भी सही है। वीरा जो है पंत की रचना यह भी सही है। जबकि अनामिका जो है वह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। जबकि किसकी रचना है? यार निराला की है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुलेमित करना है। बताइए आप लोग। नरेंद्र शर्मा की कौन सी रचना है? नागार्जुन की, और केदारनाथ अग्रवाल की, और भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। कौन सी है? प्रवासी के गीत। जबकि नागार्जुन की कौन सी रचना है? नागार्जुन की रचना है युग धारा। कौन सी? युग धारा। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है वह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है वह है भुनी हुई रस्सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2 जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। 3, 4, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। 3, 4, 1, 2 इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, या फिर चौथा सप्तक में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तार सप्तक में संग्रहित है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक है। बताइए संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है, या फिर श्रीकांत वर्मा है, या फिर धूमिल है, या फिर नरेश मेहता है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा संशय की एक रात के लेखक है नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या फिर अनुस्वार कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। रा का विवरण है। बताइए रा का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बताइए कौन सा होगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष होगा, लुंठित होगा, सघोष होगा, और अल्प प्राण व्यंजन होगा। रा का उच्चारण स्थान। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय बोधक का, या फिर प्रश्नवाचक का, या फिर अर्ध विराम का, या फिर अल्प विराम का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 शुद्ध वर्तनी है। बताइए इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। षष्टम। कौन सा? शुद्ध वर्तनी जो है वह है षष्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? बताइए आप लोग। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है वह शुद्ध है, बाकी तीनों जो है वह सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बताइए वचन जो है वह किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, या फिर अलंकार के लिए? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वचन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक का, भाववाचक का, या फिर समूहवाचक का? तो दूध जो शब्द है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। ऑप्शन ए है घर के, या फिर पेड़ सूख गए, या फिर घर के आंगन, या फिर घर के आंगन में लगे पेड़
घर के आंगन में लगे पेड़। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, घर के आंगन में लगे पेड़ जो है संज्ञा पदबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न लिखित में सर्वनाम बताइए इसमें से कौन सा एक सर्वनाम है। घर होगा, आप होगा, नदी होगा या फिर पहाड़ होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप जो है वह सर्वनाम है। क्या है? आप जो है वह सर्वनाम है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किसी से या फिर किन से या फिर किन्हीं से या फिर किन को। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्हीं से। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु का उत्तमावस्था होगा बताइए, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। तो गुरु का जो उत्तमावस्था होगा वह होगा गुरुत्तम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरुत्तम। जबकि इस जो मूलावस्था होगा वह होगा गुरु। क्या होगा? गुरु। जबकि उत्तरावस्था जो होगा वह होगा गुरुत्तर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। दोनों शब्द है समूहवाचक विशेषण है, आवृतवाचक विशेषण है या फिर गणनावाचक विशेषण है या फिर क्रमवाचक विशेषण है। तो दोनों, तीसरों, दोनों या फिर तीनों या फिर चारों जो है वह समूहवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा जो है वह क्रमवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है बताइए। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया है या फिर समान क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है या फिर असमान क्रिया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ रहा था तो यह है संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथियाना में कौन सा क्रिया है बताइए। हथियाना में कौन सा क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या फिर अनुकरणात्मक क्रिया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इनमें से कौन सा एक शब्द जो है क्रिया विशेषण है। तेज होगा, बुद्धिमान होगा, पहला होगा या फिर मीठा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेज जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है। अथवा का बोध होता है, जोड़ने का बोध होता है या फिर कारण का बोध होता है या फिर और का बोध होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कारण का बोध होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवित्री जो है वह कवि का स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का जल ठंडा है का समान बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, समान बहुवचन क्या होगा। नदियों का जल ठंडा है या फिर सभी नदी का जल ठंडा है या फिर नदी का जल ठंडा है या फिर नदियों का जल ठंडा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 93 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। नदी का जल ठंडा है का समान बहुवचन होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। कृतवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं या फिर संयुक्त वाच्य कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है बताइए। कर्ता कारक का परसर्ग कौन होगा। कर्ता ने कर्म को करण से आप लोग पता ही होगा, तो कर्ता ने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर बताइए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर
शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं, विपरार्थी या विलोम शब्द होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूरी का मानक शब्द रूप हो बताना है आपको। इसमें से धूरी का मानक शब्द रूप कौन सा है? ध्यान होगा, या फिर पृथ्वी केंद्र है, या फिर धर्म है, या फिर धूल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है, बताइए इसमें से कौन सा एक युग्म जो अशुद्ध है? सौदागर जो है फारसी शब्द है, तो बिल्कुल सही है। सौदागर जो है वह फारसी शब्द है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समन जो है वह अंग्रेजी शब्द है, यह भी सही है। अलमारी जो है वह तुर्की शब्द नहीं है, बल्कि कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा है। जबकि किताब जो है वह अरबी शब्द है, यह भी सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बा उपसर्ग किसमें है? बताइए बा जो उपसर्ग है वह किसमें है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, बदबू में होगा, बदौलत में होगा, या फिर बदनाम में होगा, या फिर बदहजमी में होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इरा है, या फिर रा है, या फिर इरा है, या फिर आ है, बड़ा आ है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरा। लुटेरा में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वह है इरा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विलोम बताना है। बताइए अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अन्याय होगा, नकली होगा, या फिर नियमित होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुकूल का विलोम जो है वह प्रतिकूल होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात का विलोम है, बताइए पश्चात का विलोम क्या होगा? परिष्कृत होगा, या फिर पारदर्शी होगा, या फिर पौरस्थ होगा, या फिर पुलस्थ होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइए इसमें से कौन सा एक कमल शब्द का पर्यायवाची होगा? कंदर्प होगा, अनंग होगा, या फिर धनेश होगा, या फिर इंदिवर होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? कमल का पर्यायवाची इंदिवर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा एक बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला, या फिर तड़ित। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वितुंडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वितुंडा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन का मतलब क्या होता है? बताइए धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है, या फिर कोष होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थ। धन का मतलब अर्थ होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, श्वेत, या फिर अमृत। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अम्बुज और अम्बुद। तो बताइए इसमें कौन सा? अम्बुज का क्या अर्थ होता है? तो अम्बुज का जो अर्थ होता है वह होता है कमल, ठीक है। जबकि अम्बुद का जो अर्थ होता है वह होता है बादल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करना है। बताइए चिर का और चीर का क्या अर्थ होता है? तो चिर का अर्थ पुराना होता है। क्या होता है? पुराना होता है। जबकि चीर का अर्थ वस्त्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? पहले चिर का अर्थ पुराना है, जबकि चीर का अर्थ वस्त्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, बताइए क्या शब्द होगा इसके लिए? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, बताइए जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय होगा, अनोखा होगा, अकेला होगा, या फिर आसमान होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताइए सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर गुण संधि है।
इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सदा प्लस एव। इसमें जो संधि होगी वह होगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश शब्द की संधि होगी, बताइए जगदीश शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत प्लस ईश। इसमें जो संधि होगी वह व्यंजन संधि होगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील गाय में कौन सा समास है? बताइए नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील गाय में कर्मधारय समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? बताइए यथाशीघ्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो यथाशीघ्र में जो है वह अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर निषेधात्मक वाक्य है या फिर निषेधवाचक वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, या फिर उसका घर मेरे को मालूम नहीं, या फिर मैंने यह कब बोला, या फिर मेरे से मत उलझो घर जाओ। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि मैंने कब बोला, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, न कि पूर्ण विराम होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है हमें, ठीक है। क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति करना। धन डैश हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है और साथी सहयोगी डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नष्ट और छूट जाते हैं, ठीक है। धन नष्ट हो जाता है और सहयोगी छूट जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर रस का, भयानक रस का, वात्सल रस का या फिर श्रृंगार रस का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस से, रौद्र रस से या फिर बीभत्स रस से या फिर अद्भुत रस से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीभत्स रस से। किससे? बीभत्स रस से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई पंक्तियों को छंद बताना है। कौन सा छंद है दी गई पंक्ति में? सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है या फिर दोहा छंद है या फिर सोरठा छंद है या फिर बरबे है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौपाई छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं या फिर तुक कहते हैं या फिर गढ़ कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। सारंग लय सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का? इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा? यमक अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। ले चला साथ में मैं तुझको कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। क्या होगा? झनक में अलंकार कौन सा है? रूपक होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा या फिर उपमा होगा या फिर श्लेष होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूतम और पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना या फिर
लूट मचाना या फिर छीना झपटी करना या फिर किसी वस्तु की बहुतायता। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, जूतम और पैजार मुहावरे का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए वाक्य में से कहावत का सही अर्थ बताना है। इसमें से स्वर्ग देखना है तो मरो, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, या फिर अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, या फिर मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, मुहावरे का अर्थ है या फिर कहावत का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? आप लोग पता ही होगा पद्मावत की जो रचनाकार है वह कौन होंगे? जायसी होंगे, नरहरि होंगे, या फिर मोहम्मद अली होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? फैजाबाद में हुआ था, रीवा में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, या फिर भोपाल में हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्वालियर में हुआ था बिहारी का जन्म। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, या फिर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशी नाथ सिंह को उनकी किस कृति, वरिष्ठ साहित्यकार काशी नाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी से, कथा सम्मान से, या फिर राजभाषा सम्मान से, या फिर शरद जोशी सम्मान से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य अकादमी सम्मान से संबोधित किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? बताइए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रेम सागर है, या फिर इंदुमती है, या फिर रानी केत की कहानी है, या फिर आकाशदीप है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती है, जबकि एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधव राजपुरे की कहानी, इस पर सर्वाधिक विद्वान लोग सहमत हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जबकि इंदुमती जो है वह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन होता है? ये आनंद मठ के लेखक कौन है? शरद चंद्र हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनंद मठ की जो लेखक दोस्तों, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसी में एक गीत है जिसको कि भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, वंदे मातरम, इसी उपन्यास से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, अमृतलाल नागर की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर रामविलास शर्मा की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं? गीतांजलि होगा, या फिर चंद्रकांता होगा, या फिर दो बहनें होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस होगा? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रकांता जो है वह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, जो कि बहुत ही फेमस उपन्यास था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना दीवारों का घर मंडू भंडारी की यह कृति किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, एकांकी है, या फिर उपन्यास है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाटक विधा की रचना है बिना दीवारों का घर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? संपूर्णानंद का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर अमृतलाल नागर का?
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संपूर्णानंद का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो भक्तिन जो है वह क्या होगा, महादेवी वर्मा होगा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो भक्तिन जो है वह महादेवी वर्मा और भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, बताइए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, गीता है या फिर श्रीमद् भागवत है या फिर गीत गोविंद है या फिर सूर सागर है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गीता है। क्या है, गीता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता में कितने श्लोक हैं, बताइए आप लोग गीता में कितने श्लोक हैं। 700 श्लोक हैं या फिर 1100 श्लोक हैं या फिर 1800 श्लोक हैं या फिर 2100 श्लोक हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 700 श्लोक हैं गीता में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन आधे अधूरे के बारे में सही नहीं है, जो कि एक नाटक है। यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, बिल्कुल सही है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता है, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 204 ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परिवार में पति और पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, तो यह दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है, इनमें से कौन सा एक एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर का है। मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, भोर का तारा या फिर समस्या का अंत। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोर का तारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोर का तारा एकांकी संग्रह किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। परख उपन्यास के रचयिता कौन, बताइए आप लोग परख उपन्यास के रचयिता कौन है। इलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परख उपन्यास की जो रचनाकार है वह है जैनेन्द्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों। जैनेन्द्र जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के जनक माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुखौटा किस लेखिका की कहानी संग्रह है, मन्नू भंडारी की है या फिर मंजुल भगत की है या फिर ममता कालिया की है या फिर इंदु बाली की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया का मुखौटा जो है वह कहानी संग्रह है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। मध्यकालीन धर्म साधना किसका संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महादेवी वर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है, तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जबकि या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गद्यांश के आधार पर हम लोग को प्रश्न देखना है। दोस्तों आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, यदि हम इसको पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग इसका देख लीजिएगा गद्यांश। गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, गांव के किस्से सुनना या फिर गांव को टीवी पर देखना या फिर गांव के बारे में पढ़ना या फिर स्वयं गांव में जाना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयं गांव में जाना। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, स्वयं गांव में जाना। गद्यांश के आधार पर हम लोगों को प्रश्न देखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है, बताइए आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है, अधि के या फिर आध के या फिर आ के या फिर आध के। इसमें तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधि के। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। दोस्तों आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा, पिछले भी जो वीडियो था उसमें भी गद्यांश वही सेम ही है, इसमें भी वही सेम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है,
भारत ऑनलाइन शिक्षा वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि आज एक दूसरों को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। या फिर ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है, या फिर लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है, या फिर अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है दोस्तों? यह पद्यांश है, पद्यांश आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कवियों की पंक्तियों में यात्रा किस विशेष की ओर संकेत किया गया है? कठिनाई की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, या फिर साहस की ओर? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद्यांश के आधार पर अनिश्चितता की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पर्यावरण संतुलन का दुष्परिणाम क्या है? बताइए, गद्यांश के आधार पर पर्यावरण संतुलन का दुष्परिणाम क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, या फिर पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, या फिर पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, या फिर छायादार वृक्ष में फल नहीं लग पाना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायादार वृक्ष में फल नहीं लग पाना गद्यांश के आधार पर इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का ये वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हो रहा है। इसके अगला भाग हम दोस्तों कल लेके आएंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और